नमस्कार। समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों के विवेचन पर आधारित हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी राज के ज़माने में बने तकरीबन 150 साल पुराने राजद्रोह कानून की। इस कानून ने मोदी सरकार के सामने एक अजीब तरह की मुसीबत खड़ी कर दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज़ादी के 74 साल बाद भी इस कानून के बने रहने पर सवाल किया है और सरकार से पूछा है कि क्या इस कानून की अभी भी ज़रूरत है। इस कानून को अंग्रेज़ों ने 1870 में बनाया था। बदलते समय के अनुरूप इंग्लैंड और कुछ अन्य देशों में तो इसे कानून की किताबों से बाहर कर दिया गया, लेकिन भारतीय दंड संहिता में 124A आज भी न सिर्फ कायम है बल्कि सत्ता विरोधियों के विरुद्ध इसके दुरुपयोग या कहें बेजा इस्तेमाल को लेकर विवाद भी उठते रहे हैं। ताज़ा बहस देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा आज़ादी के 74 साल बाद भी 124A की प्रासंगिकता पर सवाल उठाने के बाद शुरू हुई है। तमाम राजनीतिक दल, बौद्धिक विधिवेत्ता और सामाजिक तथा मानवाधिकारों से जुड़े संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के स्वर से सुर मिलाते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक भारत में इस कानून के लगातार दुरुपयोग को देखते हुए इसे रद्द कर देना ही श्रेयस्कर होगा। लेकिन सरकार ने और सत्तारूढ़ दल ने भी इसके बारे में अभी तक अपनी राय साफ जाहिर नहीं की है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने 124A की प्रासंगिकता को लेकर सुनवाई के दौरान महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने सरकारी तरफ से यह जरूर कहा था कि कानून को पूरी तरह से रद्द करने के बजाय इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पैरामीटर तय कर सकते हैं। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि मैसूर के रिटायर्ड मेजर जनरल SG बोम्बटेकर और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है, एक तरह का सेंसर है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना, AS बोपन्ना और हृषिकेश राय की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, यह एक औपनिवेशिक कानून है जिसे अंग्रेजी राज में आज़ादी की लड़ाई को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसका इस्तेमाल महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों को चुप कराने के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी क्या यह कानून जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने महान्यायवादी वेणुगोपाल से कहा कि धारा 66A को ही ले लीजिए। उसके रद्द किए जाने के बाद भी हजारों मुकदमे इस धारा के तहत दर्ज किए गए हैं। हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग को लेकर के है। मुख्य न्यायाधीश ने कानून के भारी दुरुपयोग की चर्चा करते हुए कहा कि यह तो ऐसा ही है कि किसी बढ़ई को एक पेड़ काटने के लिए आरी दी जाए लेकिन वह पूरे जंगल को ही काटने लग जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पुराने कानूनों को कानून की किताबों से निकाल रही है, तो इस कानून को हटाने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। हमको इस बात को लेकर के आश्चर्य है। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने यह भी कहा कि राजद्रोह कानून लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है। सुदूर गांव में भी कोई पुलिस अधिकारी किसी को सबक सिखाना चाहे तो वह राजद्रोह कानून का सहारा ले सकता है। यही नहीं, एक गुट के लोग दूसरे गुट के लोगों को फंसाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई विशेष पार्टी या लोग विरोध में उठने वाली आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हैं, असहमति की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, तो वे इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि सर्वोच्च अदालत राजद्रोह कानून की वैधता का परीक्षण करेगी। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि इसके साथ इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं की भी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ही जस्टिस उदय ललित की बेंच में मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम और छत्तीसगढ़ के पत्रकार कन्हैयालाल शुक्ल की याचिका भी विचाराधीन है। इसके अलावा जस्टिस धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ की अदालत में भी यह मामला विचाराधीन रहा है। उन्होंने भी इस पर काफ़ी टिप्पणियां की है। उन्होंने भी अपनी टिप्पणियों में यही कहा था कि साहब, राजद्रोह क्या है इसके बारे में अब साफ हो जाना चाहिए। क्या कहना या क्या लिखना या क्या बोलना राजद्रोह है और क्या लिखना क्या बोलना राजद्रोह नहीं है, ये इस पर सफाई होनी चाहिए। आइए अब समझते हैं कि राजद्रोह कानून है क्या। हम बता चुके हैं कि इस कानून को 1870 में अंग्रेजी राज के विरुद्ध असंतोष और बगावत को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या ऐसी किसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ
संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ धारा 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी देश विरोधी संगठन के साथ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से उसका सहयोग करता है तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा दी हो सकती है। इसके अलावा इसमें जुर्माने का प्रावधान भी अलग से है। आज़ाद भारत में हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अपवाद भी बनाए गए हैं। इसके तहत ऐसा कोई बयान नहीं दिया जा सकता जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता के खिलाफ हो या बयान मानहानि या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला हो। तो फिर राजद्रोह कानून को बनाए रखने का औचित्य क्या है? दरअसल हमारी सरकारें समाज में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के नाम पर असहमति व्यक्त करने वालों, सरकारी फैसले और कानूनों का विरोध करने वालों के विरुद्ध राजद्रोह कानून को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं। हाल के वर्षों में 124A के तहत हुए मुकदमों की संख्या और इससे जुड़े दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़े हैं। अब तो इसके इस्तेमाल सरकार के विरोध में लिखने बोलने वालों और ख़ासतौर से मीडिया के लोगों के विरुद्ध भी धड़ल्ले से होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2010 में राजद्रोह के 10 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2014 से लेकर 2019 तक राजद्रोह के 326 मामले दर्ज हुए, जिनमें 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसमें से केवल 10 मामलों में ही आरोप सिद्ध हो पाए। बाकी मामलों में वर्षों जेल बिताने के बाद अभियुक्त बेदाग छूट गए। तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था? 2020 में बताया गया कि 67 पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। देखा जाए तो मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने वालों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के विरुद्ध उन्हें डराने, धमकाने और चुप करने के इरादे से ही राजद्रोह के मुकदमों का इस्तेमाल सेंसरशिप रूप में भी किया जा रहा है। पर्यावरण के रूप में क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता दिशा रवि हों, डॉक्टर कफील खान से लेकर सफूरा जरगर और वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ से लेकर मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद वांगखेम और छत्तीसगढ़ के पत्रकार कन्हैयालाल शुक्ला, ऐसे कई लोग हैं जिनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। कईयों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। अधिकतर लोग इन आरोपों से लेकिन बरी भी हो चुके हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पुरोधा कहे जाने वाले पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ 6 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनका गुनाह क्या था? इतना ही था कि उन्होंने अपने किसी टीवी शो में मोदी सरकार को निकम्मा कह दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1962 के राजेंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानकर दुआ पर राजद्रोह के मुकदमे को खारिज कर दिया था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में धारा 124A यानी राजद्रोह कानून को बरकरार रखने के पक्ष में फैसला तो दिया था, लेकिन इसके साथ यह भी कहा था कि इस प्रावधान का इस्तेमाल अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति या कानून व्यवस्था की गड़बड़ी या हिंसा के लिए उकसाने वाले कार्यों तक ही सीमित होना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने साफ किया था कि सरकार के कार्यों और फैसलों की आलोचना के लिए एक नागरिक के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। राजद्रोह का मामला तभी बन सकता है जब कोई भाषण या वक्तव्य ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा के जरिए उसमें विरोध के तत्व हों। राजद्रोह कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अक्सर सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले और दिशा निर्देशों का संदर्भ दिया जाता है। उसके बाद भी कई अवसरों पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि लोकतंत्र में अगर किसी को सरकार का समर्थन करने का अधिकार है तो किसी को सरकार की और उसके फैसलों की आलोचना करने का अधिकार भी है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों और दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर सत्ता विरोधी अथवा असहमति के स्वरों को दबाने के इरादे से राजद्रोह कानून अथवा इसी तरह के और कठोर कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस मामले में केंद्र सरकार हो या राज्यों की भाजपा की या कांग्रेस या और किसी दल की सरकार हो, सबका रवैया कमोबेश एक ही रहा है। मणिपुर के भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी का
के मामले में हो या फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मामले हो, वहाँ दोनों पत्रकारों के, वहाँ किशोर चंद्र वांगखेम को गिरफ्तार किया गया और यहाँ पे राजद्रोह के मामले में कन्हैया लाल शुक्ला निशाना बने। दरअसल किशोर चंद्र वांगखेम को तो अभी हाल में 13 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष टिकेंद्र सिंह की कोरोना से हुई मौत पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के क्रम में सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि कोरोना का इलाज गोबर और गोमूत्र से नहीं बल्कि विज्ञान से ही संभव है। इस तरह के तमाम मामले हैं जब सरकार के विरोध में बोलने लिखने वालों को राजद्रोह के कानून के शिकंजे में लिया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करने से लेकर अभी सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों के विरुद्ध भी राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन का मानना है कि केवल दिशा निर्देश तय करने से ही बात नहीं बनने वाली है। धारा 124A के दिशा निर्देश और मानदंड 60 के दशक में निर्धारित किए गए थे। 5 दशक बाद भी हम उस फैसले की मंशा और दायरे की गलत व्याख्या कर रहे हैं और अभी भी दिशा निर्देशों की तलाश में हैं। सच तो यह है कि इस कानून की किताब में होना ही इसके दुरुपयोग को जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट में एक और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के संस्थापक कॉलिन गोन्साल्विस के अनुसार राजद्रोह का कानून लोगों को डराने, धमकाने और बेवजह जेलों में बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राजद्रोह कानून के मामले में वर्ष 2018 में भारतीय विधि आयोग, जिसे हम लॉ कमीशन के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर एक परामर्श पत्र जारी करते हुए कहा था कि जबकि यह प्रावधान राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसका दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। विधि आयोग की राय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हर गैर जिम्मेदाराना प्रयोग को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है और यह भी कि सरकार की नीतियों से मेल न खाने वाले विचार व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति पर राजद्रोह की धारा के तहत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। परामर्श पत्र में यह भी कहा गया कि यूनाइटेड किंगडम ने 10 साल पहले देशद्रोह कानूनों को समाप्त कर दिया था और ऐसा करते वक्त कहा था कि वह देश ऐसे कठोर कानूनों का उपयोग करने का उदाहरण नहीं बनना चाहता। परामर्श पत्र में पूछा गया कि उस धारा 124A को बनाए रखना कितना उचित है जिसे अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए उपकरण के रूप में उपयोग किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं अभी जो राज्यसभा के सदस्य बने हैं रंजन गोगोई साहब का इस मामले में कुछ और ही मानना है। एक टीवी चैनल से बातचीत में गोगोई साहब ने अपनी निजी राय जाहिर करते हुए कहा कि अगर किसी कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकने के तरीके भी हैं, उसे रद्द करना ठीक नहीं। अब ये तरीके अगर हैं तो गोगोई साहब के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उस पर अमल क्यों नहीं किया गया, उस पर विचार क्यों नहीं किया गया, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन गोगोई साहब ने यह भी कहा कि अदालत सिर्फ कानून की वैधानिकता का फैसला कर सकती है, उसकी ज़रूरत पर फैसला सरकार को करना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब राजद्रोह कानून की वैधानिकता और प्रासंगिकता को लेकर सुनवाई कर रहा है। सरकार से जवाब मांगा गया है। स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का तकाजा तो यही है कि सरकार का रुख भी इस मामले में सकारात्मक ही रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती हैं। आज किसी सरकार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है तो कल दूसरी सरकार भी इसी कानून के तहत दूसरी दलों को तंग या प्रताड़ित कर सकती है। लेकिन अगर सरकार इस औपनिवेशिक कानून को बनाए रखने की जिद करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस कानून को समाप्त कर इसके तहत निरुद्ध लोगों को रिहा करवा सकता है? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब तो मिलना ही चाहिए। आज के हाल फिलहाल में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और ज्वलंत विषय पर, उसके गंभीर विवेचन और विश्लेषण के साथ। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया लाइक और शेयर करने का बटन ज़रूर दबाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकें तो मुझे अतिरिक्त खुशी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।